नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। उत्तर प्रदेश में 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं और आगे का घमासान अवध और पूर्वांचल में होना है, जहां ओबीसी वोटर किंग मेकर हैं। पिछड़ों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नॉनस्टॉप रैलियां कर रहे हैं। घूम घूम कर कैंपेन किया जा रहा है। केशव मौर्य अपना चुनावी प्रचार कैसे कर रहे हैं और ओबीसी वोटर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। केशव के चुनावी कैंपेन में पूरे दिन हमारे संवाददाता विशाल प्रताप उनके साथ रहे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 3 चरण का चुनाव हो चुका है। किस तरीके से चुनावी करवट जो ऊंट है वो अपना रंग बदल रहा है और किस करवट बैठ रहा है, इसके ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए आज हम सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पूरा दिन भर रहेंगे और उनसे जानेंगे कि इस समय किस तरीके से वातावरण है उत्तर प्रदेश का। केशव प्रसाद मौर्य इस समय हमारे साथ मौजूद है इंडिया टीवी पे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं 3 चरण का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है, क्या हवा देख रहे हैं? 2 चरण में साइकिल उड़कर के सैफई पहुंची थी। आगे के चरणों में देख रहा हूं बहुत तेजी से उड़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। सपा बसपा कांग्रेस का सफाया 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से इस बीमारी का यहां की जनता पूरी तरह से इलाज करने का जो अधिकार है ईवीएम मशीन के माध्यम से लगातार पैक करती जा रही है। आज सफर की शुरुआत करते हैं और इंडिया टीवी की टीम आपके साथ लगातार मौजूद रहेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ आज इस सफर की हम शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस सफर में केशव प्रसाद मौर्य जो कि सरकार के डिप्टी सीएम हैं उनके साथ। सफर की शुरुआत सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हम कर चुके हैं। केशव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 3 चरण का चुनाव हुआ है और चौथे चरण में वो बहुमत हासिल कर लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर के। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का इस समय मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। स्वयं करहल की सीट वो हार रहे हैं। भाजपा का कमल जैसे 2014, 2017, 2019 में समाजवादी पार्टी और विरोधियों की लाख कोशिश के बाद यूपी में खिला था, वैसे 2022 में 2017 और 19 से भी बड़ी जीत होगी। और हम जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई होती है। सपा ने जो कहा कभी नहीं हुआ, जनता ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जनता ने सपा बसपा कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से जो उनका गठबंधन हुआ, इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, मायावती के साथ किया। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस नजर क्यों आया, उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूब जाएंगे। पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस को लेके डूब गए और फिर 2019 में लोकदल के साथ गठबंधन करके डूब गए। थोड़ी बहुत जो एक सीट जीते थे 2017 में, इस बार तो मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल का तो खाता भी खुलना मुश्किल है। भाजपा जो हमने डबल इंजन की सरकार से काम किया है, उस काम के बल पर जनता का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर समर्थन, बिना भेदभाव के विकास किया, बिना भेदभाव के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, कमल खिल रहा है। अखिलेश जी ये भी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, जून के महीने में शिमला बना देंगे, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उनकी भाप निकल गई है। इसलिए अखिलेश यादव जी को ये मालूम है उनके गुंडों की गर्मी निकाल दिया, इसलिए वो पुलिस के जवानों पर हमलावर होते हैं। उनके गुंडे अपराधी, अभी चुनाव हो रहा है, गुंडागर्दी करना शुरू कर दिए। सभा मंचों पे देखिए, चाहे आप पत्रकारों के साथ देखिए और चाहे कन्नौज की सभा में देखिए, तो वह जब बौखलाहट होती है तब गंभीरता समाप्त हो जाती है। जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के नेता हैं, तो उनके अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए वह धीरे धीरे पहले चरण में कुछ लूज हुए, दूसरे चरण में लूज हुए, तीसरी चरण में फ्यूज हो गए। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, 300 यूनिट का उन्होंने कहा कि वो बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो आपको 300 पार करने में मदद करेंगे? देखिए, हमारे मुद्दे और हमारे काम, हमारा स्पष्ट आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री है। आतंकवादियों को संरक्षण करती है, उनके मुकदमे वापस लेती है। जो आतंक के आका हैं, उनके कोई परिवार के सदस्य जो यूपी में रह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं। तो सपा या बसपा या कांग्रेस, इनको जनता पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है। अभी इस भ्रम में ये जरूर होंगे कि हम जातिवाद के सहारे शायद कुछ वोट ले लें,
तुष्टीकरण के सहारे कुछ वोट ले लें, जिन्ना के नाम पे कुछ वोट ले लें, लेकिन जो गरीब है, विशेष तौर से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उसको दोनों समय की रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और जीवन के लिए जो जरूरी सुविधा चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने कभी केवल नारा दिया, कभी कुछ नहीं किया। इसके कारण जनता को लगता है कि कोई हमारे लिए ईमानदारी से कुछ कर रहा है, वही हमारा अच्छा ध्यान रखता है। इसलिए लोगों बिना भेदभाव के कमल के बटन दबा रहे हैं। लोगों को लगता है एक कमल की बटन दबाएंगे कम से कम एक गरीब को पक्का मकान मिलेगा, और साइकिल की बटन दबाएंगे 10 गुंडे पैदा हो जाएंगे, ना बहू बेटियां सुरक्षित, ना धन दौलत सुरक्षित, ना जमीन जायदाद सुरक्षित। उत्तर प्रदेश सरकार की जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई थी, सर क्या उसी का नतीजा है कि मुख्तार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा और अतीक अहमद की पत्नी लड़ने वाली थी और वो भी मैदान में नहीं आई हैं? देखिए, कानून व्यवस्था तो सबसे बड़ा विषय है। कोई सुरक्षित ही नहीं है तो उसके बाद उसका सब समाप्त हो जाता है। लेकिन विकास भी बड़ा मुद्दा है। अगर हम सत्ता में आकर के विकास करने की जगह केवल स्वयं का विकास करने में लग जाएंगे तो फिर जनता के सेवक का कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो हमारी सरकार जहां सुरक्षा दे रही है वहीं विकास भी कर रही है, वहीं गरीब कल्याण की योजनाएं भी गरीब तक पहुंचा रही है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण से कोई असुविधा नहीं होती। दिल्ली से भी मदद होती है, लखनऊ की मदद होती है। जब विरोधी सरकारें होती हैं तो दिल्ली की योजनाओं को उत्तर प्रदेश नहीं आने देते, चाहे गरीब की योजना हो, चाहे किसान की योजना हो, चाहे मजदूर की योजना हो, चाहे महिलाओं की योजना हो। तो यह लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है। इसलिए लोग डबल इंजन को स्वीकार किए हैं और फिर स्वीकार कर रहे हैं। 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस सबका 12 बजेगा। हम फिर 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके फिर सरकार बनाएंगे। यानी कि 10 मार्च को ये होली आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च को एक होली, 18 मार्च को दूसरी होली। 10 मार्च को एक होली और 18 मार्च को दूसरी होली होगी, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिनके साथ इंडिया टीवी का ये एक्सक्लूसिव सफर लगातार जारी है। हमने किसी काम में भेदभाव किया है क्या? जोर से बताइए, भेदभाव किया है क्या? हमारे लिए तो गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, मजदूर मजदूर एक समान, बेटी बेटी एक समान, माताएं बहनें एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमने कोई भेदभाव किया है क्या? ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य आगे बढ़ रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इंडिया टीवी की टीम लगातार उनके साथ बनी हुई है और जान रही है ग्राउंड रिपोर्ट की उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त ग्राउंड में क्या हलचल है। क्या बीजेपी दोबारा से सरकार बनाएगी या फिर समाजवादी पार्टी कुछ उलटफेर करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हमारा ये हवाई सफर जारी है, जिसमें हम ज़मीनी बातें कर रहे हैं। केशव जी हमारे साथ मौजूद है और केशव जी से अगला सवाल करते हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, सभी बड़े लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आतंकवादियों का मसला प्रधानमंत्री ने उठाया, मुख्यमंत्री ने उठाया, आप भी अपनी सभाओं में बोल रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि ये सब मुद्दे जो हैं वो फालतू के मुद्दे हैं, आप लोग फिजूल की बातें करते हैं चुनाव की वजह से, उसमें लाभ लेने के लिए। ये आतंकवाद से लड़ते हुए जिन सुरक्षा बलों का बलिदान हुआ है या आतंकी हमलों में जिन परिवारों के लोगों ने अपने सदस्यों को खोया है, कांग्रेस की नेता प्रियंका मैडम ने उनके घाव में नमक लगाने का अपराध किया है। इस प्रकार की बातें करने से पहले एक नहीं अनेक बार सोचना उनको चाहिए। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, उनकी जाति नहीं होती, उनकी कोई देश की सीमा नहीं होती। लेकिन आज इस बात से पूरा देश खुश है कि अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपियों में 39 को फांसी के फंदे पर लटकाने का अदालत ने आदेश दिया है, बाकी को आजीवन कारावास दिया है। और इस प्रकार की घटनाओं को देश में रोकने के लिए हमारी न्यायपालिका के माध्यम से जो आदेश आया है उससे पूरा देश खुश है। आतंकी घटनाओं पे लगाम लगी है। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर टूट गई है, तोड़ दिया गया है। लेकिन कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अन्य कोई पार्टियां हो, जब वह मुस्लिम वोटों के लालच में
आतंकवादी घटनाओं को, आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उनके मुकदमे वापस लेते हैं, उनको अपने पार्टियों से जोड़ने का काम करते हैं, तब यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाजपा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा इसका विरोध करेगी, चाहे वो सपा या कांग्रेस, कोई भी। रायबरेली, अमेठी हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आपको लगता है कि रायबरेली जो कि उनकी माँ का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस पार्टी अपना दुर्ग बचा पाएगी इस बार? ये कांग्रेस पूरे यूपी से समाप्त हो गई है। अमेठी हुई हमारी है, रायबरेली की बारी है। इस बार रायबरेली बीजेपी की होगी। एक सवाल हमेशा सर उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 और 20 की बात करते हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हो चुकी है। और आप जिस भी सभा में जाते हैं, हम लगातार सुन रहे हैं कि आप बोलते हैं गरीब गरीब, बेटी बेटी, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सब लोगों को एक समान की बात। ये दोनों विचारधाराओं के बारे में बताइए हम लोग को। 80 और 20 को हिंदू और मुसलमान के रूप में कोई चश्मा लगा करके देखता है तो मुझे लगता है वो गलत है। मैं भी ये नारा लगाता हूँ कि 100% वोटों में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। अब बंटवारे वाले वोट में 20%, 30% और जो अगर बढ़ गया भाजपा के खाते में तो 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, बहुत जगह 100% भी हो जाएगा। अगर हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारे गरीब गरीब एक समान, बेटी बेटी एक समान, किसान किसान एक समान, हिंदू या मुसलमान, तो हमें सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन मिल रहा है। और आशीर्वाद मुँह से बोल करके ही देते हैं तभी नहीं मिलता है, दिल से भी आशीर्वाद मिलता है। और मेरे मोदी जी को दिल से आशीर्वाद देश का मिला है, प्रदेश का मिला है। इसलिए मोदी जी देश में और उनके आशीर्वाद से हम प्रदेश में। अहमदाबाद ब्लास्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि जो ब्लास्ट करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया था, बम साइकिल पर रखे गए थे, साइकिल के लोगों के साथ उन्होंने सावधान रहने की बात की, जिसका पलटवार अखिलेश यादव ने भी किया है। और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जब लोग वोट करने जाएंगे तो बताएंगे कि साइकिल वाले अपराधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग टेररिस्ट हैं। और अखिलेश यादव ने भी इससे पलटवार किया है। ठीक है, इसलिए अखिलेश यादव जी को इस बात का उनके पास उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं है। अगर आतंकवादी घटनाओं में साइकिल का उपयोग हुआ और साइकिल वाली सरकार में आतंकवादियों से मुकदमे वापस हुए, साइकिल वाली सरकार जब उत्तर प्रदेश में इसके पहले श्री मुलायम सिंह जी की अगुवाई में थी, उस समय अहमदाबाद सहित, मुंबई सहित, बंगलौर सहित अनेक स्थानों पे सीरियल बम ब्लास्ट हुए। तो साइकिल वाली सरकार का अगर संरक्षण इस तरह के लोगों को नहीं होता तो उत्तर प्रदेश से आतंकवादी पैदा ही नहीं होते। आतंकवादियों को पैदा करने का कारण भी मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसे इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी और नेताओं को मानता हूँ। अन्यथा कोई आतंकवादी नहीं बनना चाहता। ये वोट के लालची जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उन लोगों ने इस रास्ते पर इनको चलाने का काम किया है, देश को कमजोर करने का काम किया है। देश का विकास करने की जगह लड़ाओ और राज करो का रास्ता अपनाने का काम किया है। मुस्लिम तुष्टिकरण की सर आपने बात की, समाजवादी पार्टी इस बार इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा बिल्कुल नहीं हो रहा है, सभी मुसलमानों को वोट उनको मिल रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं लाई हैं, बहुत उनको फ़ायदा दिया है। क्या लगता है कि मुस्लिम वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी को जा रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता। जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेगी 10 मार्च को, उस दिन आप नोट कर लेना, ये चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल के लोग होंगे, वो ईवीएम मशीन को गाली देंगे और भाजपा के ऊपर आरोप लगाने का काम करेंगे। अरे इस प्रदेश के अंदर 80% से ज़्यादा पसमानदा मुसलमान है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता, तब उसका पेट भरता है। उनकी चिंता ये 20% जो हैं इसी मुस्लिम समाज में, उनके नाम पे राजनीति करते, उनके नाम पे दुकान चलाने का काम करते हैं। लेकिन उनके भूख की, उनके घर की, उनकी दवाई की, उनकी पढ़ाई की चिंता किसी ने कभी नहीं किया। वह चिंता किया है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, और इसको वो महसूस करते हैं। इन विरोधियों को पता नहीं है कितने, जिनको अपना वोट बैंक समझते हैं, उसमें से कितने कमल के फूल की बटन दबा करके आए। अरे जिसके पेट की आग शांत करने के लिए सरकार के खजाने को खोल दिया जाएगा, वह कोई इस धरती पर रहने वाला जो नमक खाता है वो नमक अदा करने का काम करता है। इसलिए हमने राशन भी दिया, हमने वैक्सीन भी दिया, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को 500 रुपये महीने भी दिया। तो अपर्णा यादव तो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, प्रचार सब कुछ कर रही हैं।
शिवपाल यादव उनकी पार्टी में हैं, लेकिन करहल में हम लोगों ने देखा जब वो मैनपुरी में उनके रथ में आए तो पीछे खड़े हुए थे, काफ़ी मायूस दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में आग न लगाए, हम लोग बहुत खुश हैं, भाजपा को हटाने जा रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ना अपने पिता का आदर करते हैं, ना अपने चाचा का आदर करते हैं, ना अपने किसी अन्य पार्टी के नेता का आदर करते हैं। वो तो हम दो हमारे दो में मस्त रहते हैं। अब श्री शिवपाल यादव जी क्या कहेंगे? मतलब अगर वो ये कहेंगे कि नहीं ये भाजपा जो कह रही ठीक कह रही है, तो वह शायद उनको अंदर से वही कहना चाहते हैं, लेकिन जुबान में वो शब्द नहीं आते। इतना अपमान कोई पुत्र अपने पिता का करे, पिता समान अपने चाचा का करे, या श्री अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। चुनाव में सर जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र होता है, हिजाब का जिक्र होता है, आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, आपको लगता है कि पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, MIM का मुखिया जो असदुद्दीन ओवैसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर घूम करके जो पासमानदा मुसलमानों के किंग अपने को राजा समझते हैं, बाकी को प्रजा समझते हैं, उनको भड़काना, दंगे हो जाएं ऐसी कोशिश करना, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो जाएं इस प्रकार की भाषा बोलना, या उत्तर प्रदेश और देश को बहुत गलत तरीके से भड़काने और लोगों में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जब से भाजपा की सरकार आई है, इन लोगों की इस प्रकार की कोशिशें लगभग यूपी में ही नहीं देश में नाकाम हो रही हैं। और आने वाले समय में पूरे देश के हर राज्य में और देश में दोनों जगह जब बीजेपी सरकार होगी एक लंबे समय तक, तो निश्चित तौर से इस प्रकार की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान होगा। इस प्रकार का भड़काऊ भाषण देने वालों की जगह निश्चित तौर से भाषण देने के लिए मंच में नहीं, किसी जेल में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाया जा सके भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको किया जाए। होली से पहले होली के आने की बात कर रहे हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा न सिर्फ कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बल्कि उनको लगता है कि जिस तरीके से पीएम मोदी और सीएम योगी का जादू चल रहा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा देगा। और यही वजह है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभाओं में लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ आपकी सरकार ने कार्रवाई की है, 2000 करोड़ की संपत्ति को मुक्त कराया गया है माफियाओं से, इस बार अगर आपकी सरकार बनती है तो माफियाओं के लिए क्या चुनौती है? देखिए, दो बातें हैं। पहला तो हमें हर गरीब को घर देना है, और हर गरीब के पास जमीन नहीं है, पट्टा भी की जमीन नहीं है, आवासीय पट्टा नहीं है। तो पहला लक्ष्य हमारा है कि हर गरीब को मकान देने के लिए गांव-गांव में जो उनके गुंडों के गैंग के सदस्य बैठ करके गरीबों को उत्पीड़ित किए थे, अभी वहां चलना बाकी है। उसके लिए हजारों बुलडोजर और जेसीबी चाहिए, जिसमें एक तरफ अवैध कब्जे खाली करा करके हम गरीब का मकान बनाएंगे, दूसरी तरफ हजारों नौजवानों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करेंगे। अखिलेश जी लेकिन हमेशा कहते हैं कि बाबा बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर को लेकर के वो इतना ज्यादा अटैक क्यों करते हैं? उनको दिक्कत क्या होती है बुलडोजर से? उनकी समस्या यह है कि जितने बड़ी बड़ी अवैध इमारतों पे बुलडोजर चला है, उनका सबका रिश्ता समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी से है। चाहे गुंडे हों, उनके सरदार अखिलेश यादव जी, माफिया उनके सरदार अखिलेश यादव जी, भूमाफिया उनके सरकार अखिलेश यादव जी, दंगाई उनके सरकार अखिलेश यादव जी, भ्रष्टाचारी उनके सरदार अखिलेश यादव जी, अब तो आतंकवादियों के संरक्षक भी श्री अखिलेश यादव जी साबित हो गया है। तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लगातार 5 साल जिनके खिलाफ कार्रवाई, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, इसी तरह के लोग थे, और उनका सपा और श्री अखिलेश जी से सीधा रिश्ता था। कार्रवाई करने में पुलिस सबसे आगे थी, बुलडोजर और जेसीबी साथ में चल रहे थे। तो आदरणीय योगी जी का नाम उन्होंने अगर बुलडोजर बाबा रखा है तो वह उनकी पीड़ा है, और वो पीड़ा नहीं बल्कि उनको लगता था कि हम जिस सल्तनत के सुल्तान बन गए हैं, ये अनंत काल तक ये सत्ता कायम रहेगी। लेकिन यह लोकतंत्र है, जनता इस लोकतंत्र में मालिक है, और उसके पास 5 साल में किसे बैठाना है, किसे हटाना, इसका अधिकार होता है। जो अच्छा काम करते हैं उनको बार बार बैठाते हैं, जिन्होंने गलत काम किया दोबारा आने ही नहीं पाते। उसमें श्री अखिलेश यादव जी का नाम लिख गया है कि श्री मुलायम सिंह जी की सल्तनत के आखिरी सुल्तान के रूप में
2012 से 2017 तक सरकार चला लिया। आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। अखिलेश जी हमेशा एक बात और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना ज्यादा वो झूठ बोलता है, जितना छोटा नेता होता है उतना कम झूठ बोलता है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भारतीय झूठ पार्टी रख लेना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को पहले अपने तीन चुनाव 2014 जब मुख्यमंत्री थे, 2017 जब वो मुख्यमंत्री थे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, दोनों चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो शायद उनको कोई थोड़ी बहुत मजबूती से वापसी होती, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव तक वो झूठ ही बोलते रहे। आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आते हैं और कैंप कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी उस समय बंगाल से पहुंचेंगे यहाँ पर वाराणसी और बड़ी रैली करेंगे। और ममता दीदी का कहना है कि इस बार यूपी में भी खेला हुआ है। देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वाराणसी के सांसद हैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे सबसे बड़े नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और अगर वो वाराणसी कैंप करते हैं तो इनके पेट में अभी से दर्द क्यों शुरू हो गया? इनको मालूम है अगर मोदी जी बनारस में बैठ गए, मुझे अभी सूचना नहीं, आप बता रहे हो, अगर बैठ गए तो पूर्वांचल में खाता नहीं खुलेगा सपा बसपा कांग्रेस का। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, कितनी सीटें सर इस बार आने जा रही हैं? क्योंकि कह रही है विपक्ष की आप लोग इस बार बहुत बुरी तरीके से पीछे चल रहे हैं, आपका अनुमान क्या है? विपक्ष तो 2014, 17, 19 में यही कह रहा था, 22 में यही कह रहा है। 10 मार्च के बाद वो कहेगा नहीं इस बार ईवीएम में कब्जा हो गया, भाजपा वालों ने सत्ता का दुरुपयोग कर लिया, फिर 24 की तैयारी करेंगे, अब मोदी हटाओ। ये सारा खेल ही मोदी रोको प्रतियोगिता है, भाजपा रोको प्रतियोगिता है। आप 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार शपथ लेगी। आपने हमको इतना समय दिया केशव जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा से सीटों से अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब 10 मार्च को यूपी की जनता यह तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आती है या फिर कोई बदलाव होता है। तो सबको इंतजार करना होगा 10 मार्च तक का। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।